एक बड़ी खबर आ रही है, हसन रिजवी साहब ने दी है, बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने जो आईसीबीएम मिसाइल टेस्ट की है, इसका मतलब ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है, क्योंकि ईरान खाली मिसाइल तो मारेगा नहीं, खाली एक बिल्डिंग को गिराने के लिए। ये बड़ी खबर है। और चूंकि इससे पहले ईरान ने कहा था 24 से 48 घंटे में हम न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बना सकते हैं, तो राशिद रिजवी साहब ने कहा था कि यह टेस्ट हो सकता है 24 घंटे में, बनाया नहीं जा सकता, इसका मतलब ऑलरेडी बन गया है। बहरहाल, लेकिन उससे इसी से जोड़ करके खबर फिरोज बख्श साहब वो ये आ रही है कि जिस तरह से अमेरिका ने खामनाई साहब को फिर मारने की धमकी दी है कि उन्हें उनका कत्ल किया जा सकता है, इस पे पेजेश्कियान ने सख्त नाराजगी जाहिर की है और कहा ये ईरान से सीधे सीधे वॉर होगी अगर कुछ इस तरह से किया जाता है, उनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया गया। तो इस तरह की जो बातें आ रही हैं फिरोज बख्श साहब, एक तो ये कि ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरा ये कि अमेरिका फिर बार बार जो है वो धमकी देने से बाज नहीं आ रहा है। क्या ये माना जाए कि ट्रम्प जो है वो ज़हनी तौर पर दिवालिया हो गए हैं, क्योंकि वो एक बयान पे ठहरते ही नहीं है। वो अभी 800 लोगों को ईरान फांसी नहीं करेगा, इसलिए थैंक यू ईरान। मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है इसका? हाँ जी देखिए फिरोज बख्श साहब। ऐसा है, देखिए जी जी, देखिए ऐसा है डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, ये इनके लिए मैं एक उर्दू का मुहावरा इस्तेमाल करता हूँ ट्रम्प साहब के लिए कि घड़ी में तोला घड़ी में माशा। इनको कुछ पता नहीं, इनके तो मामलात कुछ इस तरह के हैं, ये खुद नहीं जानते मैं क्या कह रहा हूँ, ये खुद नहीं जानते इन्होंने क्या वायदा किया है और आगे क्या करेंगे। इनके एक हाथ को ये नहीं पता होता कि इनका दूसरा हाथ क्या कर रहा है। तो इनकी तो ये हालत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसराइल ने भी एक मर्तबा टारगेट किलिंग के लिए ईरान को जो है धमकी दी थी और कहा था कि हम खामिनाई साहब को जो है टारगेट टारगेट करेंगे। तो उसपे ट्रम्प साहब का ये बयान था कि नहीं, अभी आप जो है खामिनाई साहब को टारगेट ना करें। अब वो खुद उनको टारगेट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि ये कोई नाखुदा तो है नहीं, किसी की जान जो है लेना है देना, वो मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि खामिनाई साहब ने तो अपने सर पे कफन बांध लिया है। वो कोई उनको टारगेट करे, कोई उनको उनको बॉम्ब छोड़े, कुछ करे, उन्होंने इस बात का एक इंतजाम कर लिया है। एक इस बात की इन्होंने एक पूरी एक ये समझिए कि एक वो मुस्तहकम तरीके से ईरान की एक तहरीक ये बना दी है कि वहाँ अब एक खामिनाई नहीं है, वहाँ पर पूरा ईरान 9 सवा 9 करोड़ जो ईरानी हैं, ये सारे खामिनाई हैं। कितने खामिनाइयों को मारोगे, ठीक है। लिहाजा धमकियां तो ये देते हैं, धोखेबाज लोग भी हैं ये, ठीक है। मोसाद ने, इसराइल ने जो ईरान के जो प्रेसिडेंट थे जिनको शहीद किया था, मतलब मैं तो ये समझता हूँ ये काम मोसाद का था। वो आ रहे थे दूसरे मुल्क से और उनके जहाज में जो भी कुछ गड़बड़ी करी इन लोगों ने करी, ठीक है। और अब तो मैं बता दूं जो गड़बड़ी ये अपने उससे कर रहे थे, कंप्यूटर बेस्ड जो होती थी, जो भी जिस तरीके से भी करते थे, अब ईरान ने भी इसको सीख लिया है। अब ये जो मतलब इनके हैक हुए हैं, इनके फोन या इनकी जो भी कम, कंप्यूटर की तकनीक हैक हुई है, ये ईरान ने सीख लिया है और इसके पीछे चीन ने उसकी मदद करी है। तो तुम इस तरह से दूसरों के साथ करोगे तो तुम्हें टिट फॉर टैट, यानी यू विल बी पेड बैक इन द सेम कॉइन वाली बात तुम्हारे साथ होगी। तो इन्होंने मतलब जिस तरीके से ये खामिनाई साहब को धमकियां दे रहे हैं, खामिनाई साहब की भी ही उनकी थिंकिंग ये है, अरे तुम मुझे कल मारते आज मार दो, आज मारते अभी मार दो, मेरे तो कफन बना हुआ है सिर से, मैं किसी किस्म की मौत से नहीं डरता, ठीक है। और ये जब जज्बा होता है, आदमी इस किस्म का जब जज्बा होता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे शख्स को ना तो मारने का कोई फायदा
और ना ही उसको नुकसान पहुंचाने का कोई फायदा इसमें है कि उसको जिंदा रखा जाए। ठीक है, तो अब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो भी कुछ ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो सठिया गए हैं, और उनके बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं ग्रीनलैंड में घुसूं, वहां पे कब घुसूं या नहीं घुसूं, मैं मैक्सिको के साथ क्या करूं, क्यूबा के साथ क्या करूं, मैं गाजा में क्या करूं, क्या बोर्ड बनाऊं, वो मतलब इतने उन्होंने अपने मोर्चे खोल लिए हैं कि वो उसमें वो हाराकीरी कर रहे हैं। हाराकीरी का मतलब है वो खुद के लिए उन्होंने एक जाल बुन लिया है, गड्ढा खोद लिया है। अब देखना ये है, देखो हम तो चाहते हैं वो भी महफूज रहें, हम दुश्मन नहीं है इनके, क्या नाम, ट्रम्प साहब के, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम कर लिए हैं कि वो पता नहीं कब किस वक्त वो गड्ढे में गिर जाएं। हम तो कहते हैं अल्लाह सबको महफूज रखे, अल्लाह सुप्रीम कमांडर खामेनेई साहब को भी महफूज रखे, अल्लाह उनको भी महफूज रखे, पूरी दुनिया को महफूज रखे, और हत्ता कि मैं कहता हूँ इसको भी महफूज रखे, क्या नाम है आपका, नेतन्याहू को। सबके दिल में ये ख्याल आ जाए हम भी महफूज रहें, दूसरे भी महफूज रहें, किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जी डॉक्टर मुमताज। सही कह रहे हैं कि महफूज सब रहे, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की साजिशें की जा रही हैं, फिर अभी एक बड़ी खबर आ रही है, और वो क्यों ऐसा हो रहा है ये देखने वाली बात होगी। इजराइल से खबर है कि नेतन्याहू आज दिन की दूसरी सुरक्षा मीटिंग अपने लिमिटेड मंत्रियों के साथ कर रहा है। इसके अलावा एक और खबर यहाँ पे ऐसा लगता है कि इजराइल ईरान को धोखा देने वाला है। एक ही दिन में 3 मंत्रियों के विदेश जाने की बात उछाल रहा है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहा है? यहाँ इजराइल और अमेरिका दोनों जगह प्रदर्शनकारी ट्रंप और नेतन्याहू खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। उसको मीडिया नहीं दिखा रहा है, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा। इसी तरीके से यहाँ पे एक चीनी वीडियो वायरल है जिसमें चीनी सुरक्षा बल ताइवान के राष्ट्रपति का अपहरण करने की प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस तरह की तमाम चीजें हैं, लेकिन राशिद रिजवी साहब, वही सवाल आपसे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान को अभी भी वही धमकाने की रविश है, खामनाई साहब को अभी भी कि साहब वहां की अब सत्ता जो है बदली जाए, जबकि वहां डेमोक्रेसी है, वहां पे पक्ष और विपक्ष दोनों हैं, वहां पे अपोजिशन भी है, रूलिंग भी है, इलेक्शन होता है, सब कुछ। लेकिन इनका ये खामनाई साहब को ही बार बार टारगेट और धमकी, क्या होगा इसका? देखिए मुमताज भाई, रिजीम तो ये चेंज नहीं कर सकते ईरान का, क्योंकि ईरान के रिजीम को ईरान की आवाम ही चेंज कर सकती है। अगर ईरान की आवाम अपनी सरकार से नाराज नहीं है तो ये तो नहीं चेंज कर सकते। चलिए, इन्होंने खामनाई साहब के साथ जो प्लान कर रहे हैं कामयाब भी हो गए, तो क्या करेंगे ये? गवर्नमेंट तो वही रहेगी ना, गवर्नमेंट तो चेंज नहीं होगी। बस खामनाई के साथ इनकी तकलीफ ये है कि खामनाई के कंट्रोल में एक बड़ी फौज है, और खामनाई के इन्फ्लुएंस में एक अवाम का बहुत बड़ा वो है, भीड़ है, पब्लिक की एक बड़ी भीड़ है उनके साथ। तो ये जितनी भी अपनी रोज रोज छोटी छोटी हरकतें करते रहते हैं, खामनाई साहब एक स्पीच दे करके सब बराबर कर देते हैं। जो हमारे यहाँ एक कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की। और कितने मरतबा इन्होंने कौन कौन से कितने स्टेटमेंट पास किए कि हम ये कर देंगे, हमने ये किया है, हम ये करना चाहते हैं। तो ये खामनाई साहब अपना आते हैं फ्राइडे को नमाज में, खुतबे में आ करके अपना स्टेटमेंट, अपना बयान दे देते हैं, सब इनका बराबर हो जाता है, फिर इनके हक में कुछ नहीं रहता है। तो खामनाई साहब को एक तो पहली चीज ये टारगेट कर नहीं पाएंगे, फिर अपने दिमाग से निकाल लें कि वो खामनाई को टारगेट कर लेंगे, क्योंकि खामनाई का मतलब है ईरान का ताज है। खामनाई खत्म, ईरान खत्म। तो ये इनके लिए गलतफहमी है। हाँ, अब आज कुछ न्यूज पोर्टल पे देखा गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल रहे थे कि ईरान जो है वो हमले की तैयारी कर रहा है, हमारे बेसों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है, प्लान कर रहा है उस पर। तो उसके ऊपर ईरान का पलटवार हुआ। ईरान ने कहा
कि हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है, ना हमारी कोई ऐसी प्लानिंग है, ना मेरी कोई तैयारी है। हाँ, अगर हम पे हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। अगर हम पे हमला नहीं होगा तो हमारे तरफ से कोई भी अटैक होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से खामनेई साहब ने परसों डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया था और जितने भी लोग वहां पर कत्ल हुए, जितने लोग मारे गए, सबकी जिम्मेदारी, सबका खून डोनाल्ड ट्रंप के सर पर डाल दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ही इसका जिम्मेदार है। उसने लोगों को भड़काया, उसने लोगों को उकसाया, उसने मोसाद के जरिए हथियार पहुंचाए। असली गुनहगार तो वही है, सजा उसको होनी चाहिए। तो उसके जवाब में आज डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि ईरान का नेतृत्व बूढ़ा हो चुका है, बहुत बूढ़ा हो चुका है। अब उसको बदलने की जरूरत है। अब उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट जो, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है ईरान को लेकर के। और जैसा कि ग्रीनलैंड में भी चल रहा है, अगर ग्रीनलैंड से भी ये खाली हाथ वापस आते हैं तो जितना इन्होंने वेनेजुएला से बनाया था सब इनका जीरो हो जाएगा। और जो आप बता रहे थे, उन्होंने थैंक यू लिखा था वहां के ईरान की गवर्नमेंट को, वहां की लीडरशिप को, कि वो जो 800 लोगों का फांसी देने वाले थे वो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो एक तो ये कि अब वो पीछे हटे हैं, हमला नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे हमको कोई ना कोई एक ऐसा अपना एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि हम इसलिए हमला करने वाले थे। अब अगर वो 800 लोगों को नहीं मार रहे हैं, फांसी नहीं दे रहे हैं, तो हम उन पे हमला नहीं करेंगे, उसके लिए थैंक यू कि मैं आप पे हमला नहीं कर रहा हूँ। तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हमको अरब देशों ने मना कर दिया, एयरबेस देने से मना कर दिया, इसलिए हम हमला नहीं कर रहे हैं। इज़राइल में इतना दमखम नहीं है, इसलिए हम उन पे हमला नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बात वो नहीं करेगा। वो खाली उसने अपने आप को सिर्फ साइड रखने के लिए और अपनी इमेज को मेंटेन रखते हुए उनको थैंक यू बोल दिया और एक समाज को एक सिग्नल दे दिया कि हम इसीलिए हमला नहीं किए ईरान के ऊपर। अगर वो फांसी देते तो हम हमला कर देते। जी मुमताज भाई। बिल्कुल ये देखिए, तब भी हमला न करते, मैं आपको बता रहा हूं। और ईरान भी ऐसा नहीं था कि ईरान जो है बस जैसे प्रोटेस्ट जारी, सबको फांसी, और जिसको लटकाना था, माफ कीजिएगा, उसको लटका भी दिया ईरान ने। ऐसा नहीं है, ये आप समझ लीजिए राशिद साहब। वो तो हवा नहीं लगेगी, जिसको जो करना होगा वो ईरान कर देगा। और अभी जो खबर आ रही है कि ईरान कैटेगरी, देखिए ऐसा है कि ऐसा थोड़ी है कि जितने लोग अरेस्ट होते हैं ना उसकी जांच होगी ना कुछ होगा और सबको बस फांसी जो है दे दी जाएगी। ये सिर्फ एक प्रोपगंडा था इनका, अमेरिका का। और अमेरिका नेतन्याहू की असल में सुबकी हो गई, नेतन्याहू जो वो, सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप की। तो नहीं, ये जो मेरा है, कहना था मुमताज भाई, मैंने ये नहीं कहा है कि नहीं नहीं ईरान आपकी फांसी नहीं बात नहीं देगा। कर रहा हूं, नहीं नहीं, मैं मैंने आपकी कहा बात कि नहीं कर रहा वो हूं, ऐसा बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं कि अमेरिका के सामने कोई रास्ता नहीं था। वो दरअसल रास्ता तलाश कर रहा था, क्योंकि देखिए कई महाज पे उसको बड़ी शिकस्त हो रही थी। एक तो ये कि फौज तैयार नहीं थी, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि अमेरिका के हालात अच्छे नहीं है फिलहाल, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तीसरा ये कि नाटो और अमेरिका के दरमियान अभी बहुत कुछ चल रहा है। चौथी चीज ये कि अगर ईरान पे हमला होता तो ईरान सबसे पहले हमला करता इजराइल पे। और इजराइल में अभी जितने एयर डिफेंस सिस्टम है बिल्कुल तैयार नहीं है इस बात के लिए कि वो ईरान के वार को रोक पाते, ये आप समझ लीजिए। और चूंकि अब पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि ईरान ने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर भी है। ये आप समझ लीजिए, स्टार लिंक को जिस तरीके से जैम किया गया, वो उससे पता चल गया कि भाई ये टेक्नोलॉजी तो उन्हीं लोगों के पास होती है कि जो न्यूक्लियर जो वेपन या उस तरह की टेक्नोलॉजी रखते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो, अच्छा वो सिर्फ धमकी थी, देखिए सिर्फ धमकी थी, क्योंकि 12 दिन की जंग अगर इनके पास इतनी ताकत होती राशिद साहब,
तो 12 दिन की जो जंग की थी उसी वक्त ईरान को निपटा देते। लेकिन ये समझ रहे थे क्योंकि ईरान ने 12वें दिन सबसे तगड़ी मिसाइल मारी और ये कह के मारी कि अभी तक तो हम अपनी पुरानी यूज कर रहे थे, अब शुरू कर रहे हैं जंग, ये कह के। और जिस तरह तो मुझे लग रहा है कि ये तमाम चीजें जो है मुमताज भाई, एक बात ये भी कि स्टार लिंक को ब्लॉक करके, हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, जयदीप साहब ने भी उस चीज को दोहराया। फिरोज बख्श साहब, बहुत लंबा नहीं करूंगा चूंकि बहुत रात हो गई है और मैं समझ रहा हूं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है, राशिद साहब ने बिल्कुल सही कहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। ये दरअसल अमेरिका जो है वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को कि साहब मैं ही ताकतवर हूं, आप कुछ, मैं ही बस हूं जो कुछ हूं। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो रिपोर्टें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अब अमेरिका का जवाल शुरू हो गया है? जी जी जी, डॉक्टर मुमताज बिल्कुल सही बात है। अमेरिका का जवाल नहीं होता अगर यहाँ पे ट्रम्प की जगह कोई और प्रेसिडेंट चुने जाते। हो सकता है कि बहुत दिनों से अमेरिका जुल्म पर जुल्म, ज्यादतियों पर ज्यादतियां करे चला जा रहा था। हर जो भी मुल्क इसको मिलता, और खास तौर से मुस्लिम ममालिक के ऊपर, तो एक एक ना इनका, मुझे मुझे लगता है कि एक, आप जिसको जवाल कहते हैं उर्दू में, इनका एक एक थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए हाँ रुकूंगा। हाँ हाँ जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने लिखा है कि वेस्टर्न मीडिया तो यहाँ तक खबर फैला रहा है कि अरागची ने ट्रंप को एक टेक्स्ट मैसेज किया था कि हम 800 लोगों को फांसी नहीं देंगे। मैं एक चीज बता दूं कि अगर ये ईरान की तरफ से कोई भी मैसेज जाता तो मैं आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप वो है कि उसी पे रिट्वीट करते डोनाल्ड ट्रंप, ये आप जी समझिए। जी लेकिन कहीं वो मैसेज नहीं नजर आ रहा है, तो प्रोपगंडा पे मत जाइए। ये बिल्कुल जो है, इसके अलावा जयदीप साहब ने लिखा है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर है, उस पर भी हमला हो रहा है। भारत के पास हम्म भी है, न्यूक्लियर है, उनके बीच भी हमले होते हैं। न्यूक्लियर इस बात की गारंटी नहीं है कि उस देश पर कोई हमला नहीं करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बिल्कुल ये नहीं होता, लेकिन मरता क्या न करता। सवाल ये है कि फिर जो 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 पावर वाली बात होती है, कम से कम मैं समझता हूं कि अगर जंग शुरू होगी तो इजराइल तो नहीं बचेगा, मुझे जो लगता है। बाकी तो अल्लाह की जो मर्जी है और जो होगा वो देखा जाएगा। फिरोज वक्त आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आपकी बात को भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या है, असल में ये जो सब कुछ हो रहा है, जो भी सब कुछ चल रहा है, ये सब मुझे अमेरिका की जानिब से, कि जो लीपा पोती चल रही है इसराइल और अमेरिका की जानिब से, इन्होंने कुछ इसी तरह का काम जब भी किया था, जब इन्होंने ईरान पे हमला किया था, उससे पहले भी इसी किस्म की इनकी हरकत सकनात चल रही थी। उससे ऐसा लग रहा था कि गालिबन कुछ अटैक वाली बात नहीं है, लेकिन फिर आनन फानन इस तरीके से अटैक किया, अटैक हो गया। तो अभी भी ईरान को बहुत सतर्क रहना है, बहुत अलर्ट रहना है, जो कि वो है। ईरान भुक्तभोगी है। ईरान, वही बात है ना कि जो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ईरान की हालत अभी ऐसी ही है। ईरान, मैंने शायद परसों ये बात कही थी कि अ, ईरान तो इस बात के लिए तैयार है कि हमें अगले सेकंड हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। तो ईरान अटैक से नहीं डर रहा, मरने से नहीं डर रहा। सुप्रीम कमांडर ने भी कफन बांधा हुआ है, सफेद रंग की उन्होंने उन्होंने साफा जो है वो पहन रखा है। तो अगर ये ईरान को डराना चाहते हैं किसी चीज से, और अगर डराना नहीं चाहते, धोखा देना चाहते हैं, तो ईरान अब इस वक्त हर चीज के लिए तैयार है। जो आदमी मरने या मारने के लिए तैयार है, उसे फिर कोई भी ताकत नहीं जो है डरा सकती या दबा सकती। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ईरान को बहुत होशियार रहना है। अमेरिका ऐसा इस तरह की
बातें करके, ठीक है, दूसरे को कुछ फहमी में या गलत फहमी में रख के ईरान ये सोचेगा कि पता नहीं अब इनके फौजी तैयार हैं नहीं हैं, और ये लगता है कि अब शायद अटैक ना करें, ये उसी टाइम अटैक कर देंगे। ये कहना जैसे ये भी मुझे ये लगता है कि ईरान को धोखा देने वाली बात है। अरे ईरान जब ज्यादा कमजोर हो जाएगा, वो नेतन्याहू ने कहा ट्रम्प से कि तब हम ईरान पे अटैक करेंगे। ईरान भी मुतमईन हो जाए कि ईरान को पता है कि भाई अब ईरान को जितना कमजोर होना था, जितना हल्का पड़ना था, वो हो चुका है। अब ईरान मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। इतना बड़ा झटका सहा है ईरान ने, ये जो भी प्रोटेस्ट कराए गए थे अमेरिका और इसराइल की जो मिली भगत थी उससे, वो बहुत कारी जर्ब लगी है उस पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ईरान संभल गया है उससे, ठीक है। लेकिन ये लोग ईरान को धोखा दे सकते हैं, ये ईरान को इस मुगालते में डाल के, अरे भाई फौजें तैयार हो रही हैं, अभी टाइम नहीं, ये नहीं है। तो अब ये समझ रहे हैं ईरान, ये सब सुन के ईरान सोचेगा अरे भाई अभी तो कुछ नहीं है, हफ्ता 10 दिन तो हम आराम से बैठ लें, तैयारी हमारी चलती रहेगी। नहीं, ईरान हफ्ता 10 दिन इनकी ये बातें सुन के खामोश खामोश इन द सेंस, वो अपनी तैयारियां जितनी हो सकती है वो मैक्सिमम लेवल तक ईरान तैयारियां कर चुका है और करेगा। एटम बम की बात चल रही है, ठीक है। अब वो आपकी बात कि एटम बम होता है तो इस्तेमाल नहीं होता है, वो तो एक ये है कि एक डेटरेंट है कि इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ईरान के पास मैं मान के चल रहा हूँ एटम बम है, लेकिन ईरान इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके पास इतनी ताकत है कि वो बगैर एटम बम के ही एटम बम है, ठीक है। अगर इसको आजमाना चाहता है अमेरिका तो उसको आजमा ले, ठीक है। और इसको इसराइल आजमाना चाहता है तो वो भी आजमा ले, ठीक है। अब यह है कि अब जो जंग होगी, गालिबन कई मर्तबा ये बात सामने आई है हमारे डिस्कशन में, सभी ने इस बात को कहा है कि ये अब अमेरिका के दर पे पहुंचेगी जंग अगर हुई, तो अमेरिका ये भी सोच बिल्कुल। रहा होगा कि और यही चीज है, देखिए फिरोज बख्श साहब, ये आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जंग जो है वो दाखिल हो सकती है। मैं चूंकि टाइम ज्यादा नहीं, बस आज मैं 1 घंटे पे ही खत्म कर दूंगा। मैं राशिद रिजवी साहब छोटा सा कमेंट, सीरिया के जो हालात हैं राशिद रिजवी साहब, वो बड़े खराब बताए जा रहे हैं कि सीरिया में जो है वो बड़ी उथल पुथल मची हुई है। क्या लग रहा है भी, अगर कोई अपडेट वहां से कि क्या है, क्या इसका इंटरफेयर इजराइल कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा लग रहा है? वहां पर इजराइल कर रहा है, इजराइल की जो प्रॉक्सीज हैं वो भी हमला कर रही हैं। खैर अभी कुछ जगहों से तो कुर्दों को जाने के लिए कह दिया गया है, कुर्दों ने उस एरिया को छोड़ दिया है। 400 कुर्द लोग जो गिरफ्तार किए गए थे उनको भी छोड़ा जा चुका है, ये कह करके कि आपको ये एरिया पूरा खाली करना पड़ेगा। तो उन लोगों को तो छोड़ दिया है, लेकिन उसके अलावा भी और मिलिशियाज हैं और प्रॉक्सीज हैं। अमेरिका की प्रॉक्सीज अलग है, इजराइल की प्रॉक्सीज अलग है। ये आपका ये खुद ही अपने आप में एक प्रॉक्सी था जूलानी, ये भी एक सऊदी अरब का प्रॉक्सी था ये जूलानी। तब तो ये सत्ता में आ गया है, तो एक प्रॉक्सी को सत्ता मिल गई है, बाकी जो 2 प्रॉक्सी और है अभी सत्ता के लिए परेशान हो रहे हैं। इस तरीके से आपका वेनेजुएला में काम हुआ कि जो नोबेल पुरस्कार पाई, उसके बाद उसी को दावेदारी वहां के राष्ट्रपति की चालू कर दिया था डोनाल्ड ट्रम्प ने कि ऐसे लोगों को राष्ट्रपति होना चाहिए था। तो ये सब एक हिसाब से अपना प्रॉक्सी बनाया उनको। जैसे आपका एक प्रॉक्सी आपका बैठा हुआ है अमेरिका में, शाह पहल, तो शाह पहलवी, तो उसके लोग वहां काम कर रहे हैं ईरान में, वो बैठा हुआ अमेरिका में। अगर वो क्या करता, वो रिजीम चेंज होती है उसको भेज करके राष्ट्रपति बना करके अपना पिट्ठू बना लेता। तो सीरिया में अमेरिका की भी प्रॉक्सी काम कर रही है, इजराइल की प्रॉक्सी काम कर रही है, और खुद अपने आप में इनकी आईडीएफ भी एक प्रॉक्सी ही है जो डिस्टर्ब कर रही है, रेगुलर हमले कर रही है, जमीनें कब्जा कर रही हैं। इनका एक मोटिव है जमीन कब्जा करना, वही कर रहे हैं क्यों रही। तो ठीक है, और मैं आखिर में यही कहूंगा फिरोज बख्श साहब से कि वो दुआ करें। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ
ना न्यूक्लियर चले, ना मिसाइल चले, ना कुछ चले, और लोगों के अक्ल में बात आ जाए कि इस तरह की बातें। और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को तो देखिए, अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल से मिड टर्म में ही वो चले जाएंगे। वो अपना टर्म पूरा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे अब दिखाई देने लगा है। वो पूरा करेंगे नहीं, क्योंकि हालात अमेरिका समझ रहा है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसको एक अमेरिका को एक कंपनी बना दिया है, हाँ? और वो कंपनी की तरह उसे चला रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। तो दुआ करवा दीजिए फिरोज बख्श साहब। देखिए, हम तो अल्लाह से 2 सवा 2 साल से यही दुआ कर रहे हैं। सबसे पहली दुआ तो ये है कि गाजा के अंदर जो मुतासरीन हैं, वहाँ के जो बेगुनाह लोग हैं, जो बुरी तरीके से जो है सफ़र कर रहे हैं, और बहुत ही उनके इस किस्म के हालात हैं कि बारिशें अभी भी वहाँ हैं, गाहे-बगाहे वहाँ बारिशें होती हैं। उनके जो भी गद्दे हैं रबड़ के या रुई-वुई के, सब वो भीग जाते हैं। तो अल्लाह जो है उनके ऊपर रहम करे, उनका आज़माइश का दौर है। कोई ना कोई मसलहत है, अल्लाह उनसे आज़माइश पे डाला हुआ है उन लोगों को। एक तो अल्लाह उनके ऊपर रहम करे, गाज़ा के लोगों के ऊपर। दूसरी हमारी दुआ ये है कि जिन लोगों की ईरान के ऊपर गासिबाना निगाहें हैं, गिद्ध की सी निगाहें हैं, अल्लाह उनके तमाम नापाक इरादों को, इस किस्म के मंसूबों को तहस-नहस कर दे, अपनी ख़ास अपनी ख़ास ताकत से, और जो उसका कहर है वो उनके ऊपर नाज़िल हो। क्योंकि ईरान ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम ईरान में सत्ता पलटना चाह रहे हो, ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस किस्म की बातें सोच रहे हैं, जो करना चाहते हैं, बस अल्लाह उनको जो है नेकी की तौफीक दे, और वो यू टर्न लें इन तमाम बातों से कि ईरान को हम नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान ने जिस इंसानियत का सबूत दिया है गाजा को बचाने के लिए, फ़लस्तीन को बचाने के लिए, चलती दुनिया में किसी ने ऐसा सबूत नहीं दिया। किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं दिया, किसी गैर मुस्लिम मुल्क ने नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि ईरान जो है अपने बिल्कुल सेफ और साउंड रहे। अल्लाह की रहमत उसके ऊपर हो। अल्लाह